पूरे केमिस्ट्री की अगर बात करें ना, तो जो सबसे बड़ा जो चैप्टर है ना फिजिकल केमिस्ट्री में, जो सबसे बड़ा है वो है आपका इक्विलिब्रियम। सबसे बड़ा चैप्टर इक्विलिब्रियम। केस बेस्ड भी आता है, इससे आने की 100% संभावना है। 2 केस बेस्ड आएगा। पता पैटर्न पता है ना आपको पेपर का कि नहीं पता है? 2 केस बेस्ड आएगा 8 नंबर का, 4 असर्शन रीजन आएगा, 4 असर्शन रीजन, और 15 से 16 जो है 1 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। 16 पैटर्न तो यही कहता है कि 16 एमसीक्यूज दिए जाएं, तो 16 4 20 हो गया, और 28 नंबर का तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया सीधा। उसके बाद में फिर 1 मार्क्स के, फिर 2 मार्क्स के, फिर 3 मार्क्स के, देन फिर सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पैटर्न ये है। तो देखिए इसमें जो अपन लिख के दे रहे हैं आपको, ये कंप्लीट जो है थर्मोडायनामिक्स है। इसको पढ़ना कैसे बता देता हूं मैं। इसमें पूरे डिटेल दिए हुए हैं, हर एक चीज, हर एक डेफिनेशन, हर एक छोटी बड़ी चीज जो दी जा सकती है, सारा चीज इसमें गिवन है। फिर भी अगर कुछ छूट जाए तो मेरे को बता देना, मैं उसको इंक्लूड भी कर दूंगा, ठीक है। जैसे होता है ना कभी कभी, अरे सर ये छूट गया, बट मुझे नहीं लगता कुछ छूटा होगा, क्योंकि इसको बनाया भी गया एनसीईआरटी से ही। तो एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड आपको सारा चीज इसमें मिल जाएगा। चलिए तो देखिए, सबसे पहले व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, पहला क्वेश्चन तो यही आता है ना। तो अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज, ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी आ जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज एंड इंटर कन्वर्जन, एक दूसरे के साथ में कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्या कहलाता है बेटा, बोलो? थर्मोडायनामिक्स। क्या कहलाता है, बोलिए? थर्मोडायनामिक्स। अब देखिए थर्मोडायनामिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आप बेसिकली किसके बारे में पढ़ते हो बेटा? सिस्टम के बारे में पढ़ते हो। किसके बारे में पढ़ते हो? सिस्टम। 3 चीजें होती है, समझ जाओ, जो यूनिवर्स के अंदर है। एक होता है सिस्टम और एक है सराउंडिंग। दोनों मिला के यूनिवर्स बनाते हैं। व्हाट इज यूनिवर्स? हमारे आसपास का वो क्षेत्र जहां पे हम रहते हैं, वो क्या कहलाता है? सिस्टम। अगर हम अपनी बात करें, हमारे शरीर के अंदर देखें तो हमारा बॉडी क्या है? एक सिस्टम। और हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो हमारे जो आसपास का जो माहौल है, वो सब क्या कहलाता है? एक साथ एक बारी में बोलिए, क्या बोलते हैं बेटा उसको? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सराउंडिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग को पहचान तो गए भाई अपन की, क्या सिस्टम होता है, क्या सराउंडिंग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सिस्टम the remaining portion of the universe is not a part of system constituent that is called surrounding। तो ये परिभाषा आती है ना, कैसे व्हाट इज सिस्टम, तो आप लिख नहीं सकते ऐसा। हमने नॉर्मली शब्दों में क्या समझाया था भाई, कि जो हम देख रहे हैं आसपास भाई, जिसपे अपन फोकस कर रहे हैं, वो क्या है हमारे लिए? सिस्टम। और उसके आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर है वो क्या कहलाता है, बोलो? सराउंडिंग। ऐसे ही पढ़ाया था, बट यहां पे आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? कि सिस्टम किसको बोल रहे हैं? सिस्टम। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ, सिस्टम इन थर्मोडायनामिक्स रिफर टू द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, है ना, जिसपे अपन देख रहे हैं, जिसको अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो एक साथ क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। और उसके अलावा जितना भी चीज है, उसके आसपास का जो भी चीज है, वो आपस में क्या कहलाता है बेटा? सराउंडिंग। तो इसको भी लिखना पड़ेगा। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम constitute the surrounding including everything rather than system, है ना। आ रहा है समझ में? आगे the wall real and imaginary। अब समझो बाउंड्री का मतलब क्या है भाई? जैसे अपन एक क्लासरूम है, क्लासरूम को एक अगर सिस्टम माने, तो बाहर आपको पता है थोड़ी गर्मी है, तो बाहर गर्मी है मगर अंदर तो गर्मी नहीं है ना, क्योंकि एसी चल रहा है। तो ये एक दूसरे को अलग कौन कर रहा है? अलग करने का काम किसका है? बेसिकली बाउंड्री का काम है। यहां पे बाउंड्री जो है वो कैसा है? रियल है। और आसपास अगर बाहर देखें, जैसे नदी में बहता हुआ पानी, झरना, ये सब में बाउंड्री कैसी है? काल्पनिक है। तो बाउंड्री कैसी भी हो सकती है, मे बी इमेजिनरी और मे बी
रियल, यही बात लिख रखा है यहाँ पे, द वॉल रियल और इमेजिनरी दैट इज सेपरेटेड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। ओके सॉरी नेक्स्ट। ओहो दर्द हो गया है, तो कहीं दिख रहा है क्या इरेजर? ठीक चलिए नेक्स्ट देखिए टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम को हम कितने तरीके से देख सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बोलो बेटा? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से सिस्टम नाम बताइए? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और अगला क्या है बेटा बोलिए? आइसोलेटेड। तीनों में फर्क आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है। ओपन सिस्टम क्या होता है बोलो बेटा? ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और दूसरा क्या बोलो? ओपन सिस्टम क्या होता है? एनर्जी और मैटर दोनों का दोनों अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको कौन सा सिस्टम बोलते हैं बेटा? ओपन सिस्टम। कोई एग्जांपल बता सकता है क्या इसका एग्जांपल? नदी, अरे हाँ या ना? नदी, तालाब, झरना, ये कैसा एग्जांपल है बेटा? ओपन सिस्टम। एक कप में रखा हुआ चाय कैसा सिस्टम है बेटा? ओपन सिस्टम। देख रहे हो यहाँ पे एनर्जी भी चेंज हो रहा है और क्या चेंज हो रहा है बेटा? मैटर, दोनों चेंज हो रहा है। जबकि क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं बेटा? ऐसा सिस्टम जिसमें, अरे बोलो ना रे, नहीं बोलोगे क्या? क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं बोलो? ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी तो चेंज हो रही है और मैटर चेंज नहीं हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं बेटा बोलिए? बोलो बोलो, व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? बताओ मुझे। जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों चेंज नहीं हो रहा। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। देख द स्टेट ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम इज described in the measurable or microscopic properties. The state of the surrounding can never be completed. क्या लिखा है? specified। ठीक है तो अलग अलग टाइप के स्टेट्स होते हैं, इसको भी ध्यान रखना। अब स्टेट्स कौन कौन से हैं अभी थोड़ी देर में अपन पढ़ लेंगे। नॉर्मली यहाँ पे 3 टाइप के स्टेट मतलब 3 टाइप का प्रोसेसेस दिखाया है। कौन कौन सा प्रोसेस है नाम बताओ बेटा? इसका प्रोसेस का नाम कौन कौन सा है बोलो? आइसोबैरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, यही है ना? आइसोबैरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। एक और है जो नहीं दिखाया गया, बता सकता है कौन? यस आइसोकोरिक को यहां पे नहीं दिखाया गया। अब ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, आगे दिखाया गया। ठीक है हाँ वो ऐसा हो जाता है कभी कभी बनाते बनाते। तो देखिए समझिए बात को। अब यहाँ पे वेरिएबल स्टेट, स्टेट क्या है भाई? ऐसी चीज जो बार बार चेंज हो सकती है, बार बार बदल सकती है, उसे अपन किस नाम से बुलाते हैं बेटा? स्टेट। अब ना देखो आप लोग देखो थोड़ी बहुत चीजें तो आप लोगों को पता ही है, जैसे क्या कि कौन कौन सा स्टेट फंक्शन होता है, कौन कौन सा पाथ फंक्शन होता है। जैसे अगर मैं बात करूं पाथ फंक्शन कौन कौन है, बताओ कौन कौन पाथ फंक्शन है? सब पता है आपको, नाम बताओ मुझे। कौन कौन पाथ फंक्शन है नाम बताओ? अरे अपना नाम मत बोल देना बे। वर्क एंड, केवल 2 ही चीजें पाथ फंक्शन है, वो कौन कौन सा है बोलो बेटा? वर्क एंड हीट। उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब कैसी है? स्टेट। व्हाट इज स्टेट? स्टेट का मतलब क्या है? जो फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है। मतलब अगर उसकी बात करें तो केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा? फाइनल और इनिशियल, है ना? समझ गए ना? अब समझो इधर यहां पे देखिए स्टेट फंक्शन के बारे में दिया हुआ एग्जांपल कौन कौन से बोलो? टेम्परेचर, नाम बोलो कौन कौन से? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। ये सब कैसे हैं? क्या है ये सब? स्टेट फंक्शन है। क्या है? तो कौन कौन सा ऐसा है यार जो क्या बोलते हैं उसको? पाथ फंक्शन है। केवल 2, कौन कौन? वर्क और हीट। अब देखिए सभी के प्रोसेसेस के नाम लिखे हुए हैं। आइसोथर्मल किसको बोलते हैं? प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आप समझिए बात को, जब भी परिभाषा आता है व्हाट इज एडियाबैटिक तो आप लिख नहीं दोगे डेल Q इज इक्वल्स टू 0, ऐसा लिखना नहीं है आपको, प्रॉपर उसकी डेफिनेशन लिखनी है। और जब मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि लिखना क्या है बेसिकली। ओके नेक्स्ट देखते हैं एडियाबैटिक। और लास्ट में कौन सा है बेटा बोलो? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक क्या होता है ये आप लोग को पता होगा। व्हेन द प्रोसेस इन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या है बेटा? आइसोकोरिक, प्रोसेस इन द सिस्टम विद वेयर क्या वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आगे देखिए क्या है बेटा, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए उसको। every substance processes
definite amount of energy will depend on the fractions such as the chemical nature, temperature and pressure etc. Internal energy U of the system, U मतलब वही internal energy है, represent the total energy of the system. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे छोटा सा साइन कन्वर्जन भी दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? वर्क डन और हीट के बारे में. ये दोनों कैसे है? पाथ फंक्शन है. क्या है बेटा? पाथ फंक्शन. ठीक है, वर्क और हीट दोनों कैसे होते हैं बेटा? पाथ फंक्शन. ध्यान रखना, वर्क और हीट दोनों के दोनों कैसे हैं? वर्क और हीट दोनों कैसे हैं? याद रहेगा, वर्क एंड हीट बोथ आर पाथ फंक्शन. ओके, अब देखो यहां दो चीजें दी हुई है. क्या? एक वर्क डन और दूसरा हीट. और वर्क डन के बारे में देखिए, साइन कन्वर्जन दिया है बाय द सिस्टम. यदि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो वो कैसा होगा बेटा? निगेटिव होगा. और वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव. अगर आपको कभी अपनी लाइफ में कंफ्यूजन आ गया, सर मेरे को समझ में नहीं आता कि वर्क कौन सा है और दूसरा क्या बोल रहे थे बेटा? हीट कौन सा है, तो आप कैसे पता करोगे वर्क और हीट के बारे में? तो वो भी सुन लो. आप अपने आप को सिस्टम मानो और ऐसा समझो कि आपको कुछ काम करना पड़ रहा है, तो आपको अच्छा महसूस होगा क्या? नहीं, कोई काम करके किसी को अच्छा महसूस नहीं होता. बात समझिए. तो वर्क डन बाय द सिस्टम, मैं सिस्टम हूं, मुझे काम करके कैसा महसूस होगा? अच्छा या बुरा? अच्छा लगेगा. तो देखो क्या लिखा, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑलवेज निगेटिव. वर्क डन ऑन द सिस्टम, भाई मेरे घर पे आके कोई काम कर रहा है, मुझे कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, शानदार. तो ये जो है वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया. तो देखो क्या वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो गया? पॉजिटिव. अब वर्क डन से अगर सोच रहे हो, तो वर्क डन के बाद में अब हीट समझो. अगर हीट समझना है तो हीट को आप तुलना करो किससे? मनी से. अब भाई काम कर रहा हूं मैं, तो डेफिनेटली मुझे उसके क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे. अब मुझे कैसा लगेगा? तो हीट गिव टू द सिस्टम. यदि कोई मुझे पैसे दे, मुझे कैसा महसूस होगा? गुड, वेरी वेल. तो देखो यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हीट ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम. सराउंडिंग मतलब कोई मेरे को आके दे रहा है, मैं सिस्टम हूं, तो कोई मेरे को आके पैसे दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? बोलो वर्क डन क्या हो, सॉरी हीट क्या होगा? पॉजिटिव. समझ रहे हो? दूसरा क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग. अगर मेरे को कोई, भाई मेरे घर पे आके कोई काम कर रहा है तो मेरे को उसके पैसे देने पड़ेंगे, तो वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा? तो ये देखो निगेटिव है. आ रहा है समझ में? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अब ये बात जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हो. एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखना है, एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है. सर तो कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे, पहले तो लिखोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, del U इज इक्वल टू Q प्लस W. उसके बाद में आप अपना दिमाग लगाओगे और लिखोगे थ्योरी इसका. क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट आल्सो स्टेट्स दैट द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट. आ रहा है समझ में? मतलब आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. आगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी कैन नेवर बी डिटरमाइंड, ओनली चेंज इन द इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड. कारण, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कैसा है? एक स्टेट फंक्शन. कैसा है? जो भी फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड कर रहा है, वो कैसी प्रॉपर्टी है? क्या है वो? स्टेट फंक्शन. याद रहेगा? शानदार. लीना कैसे नहीं आई? A process or a change is said to be the reversible if a change is brought out in such a way the process could at any moment be reversed is infinitesimal change. For an isolated reversible process, क्या है भाई? हाँ, Q इज इक्वल टू माइनस W इज इक्वल टू माइनस 2.303. ये गलत एक पॉइंट डल गया यहाँ. ठीक है, गलत है, 2.303 है, उसको ध्यान रखेंगे. nRT log VF डिवाइडेड बाय VI, उसको सुधार लेंगे, अभी पेज दूंगा. तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज Q इज इक्वल टू माइनस W, P एक्सटर्नल, V फाइनल माइनस V इनिशियल. एक्सपांशन ऑफ द गैस यहाँ पे दिया हुआ है. एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होने के कारण वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑलवेज जीरो. इसको ध्यान रखना. देखिए छोटी छोटी चीजें जो आपको परेशान कर सकती है, बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें जो थ्योरी में आपसे पूछता है,
मगर अपन उसका सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते, तो उसको भी मैं यहां पे लेके चल रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे अच्छे से। नेक्स्ट ये हो गया था। हाँ, फॉर द एडियाबेटिक ये देख लो ना, क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू वर्क डन फॉर एन आइडल एक्सपांशन या फ्री एक्सपांशन ड्यूरिंग रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 ऑलवेज। फॉर एडियाबेटिक चेंज क्यू इज इक्वल टू 0 एंड डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WAD। व्हाट इज AD? शानदार बेटा। अब देखिए यहाँ पे एंथैल्पी के बारे में दिया हुआ है। देखिए एंथैल्पी जो वर्ड है ये फर्स्ट लॉ के अंदर ही पढ़ते हैं हम, और एंथैल्पी दो चीजों का होता है, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। इसको यही समझ लो, क्लास 12th में एकदम स्टार्टिंग से आप लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ना चालू कर दोगे सॉल्यूशन वाले चैप्टर से, तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे डेल एच क्या आता है। डेल एच का मतलब एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, नाम से ही पता चल रहा है। एक्सो मतलब निकलना, थर्म मतलब गर्मी, हीट, टेम्परेचर। तो एक्सोथर्मिक मींस हीट एलिबरेट हो रही है। वो गिरीश क्यों नहीं आ रहा है, कहां है वो भी? हाँ? किसी का कॉल नहीं उठाता? नहीं, मैं किया नहीं हूं, आज करूंगा उनके पिताजी को। अगला है एंडोथर्मिक। व्हाट इज एंडोथर्मिक? एंडो मींस क्या होता है, अंदर की तरफ खींचना, प्रॉपर खींचना अंदर की तरफ। तो हाँ, खींच रहे, हीट को अपन अंदर की तरफ खींच रहे, तो ये एंडोथर्मिक है। आ रहा है समझ में? और दोनों सिचुएशन पे आपको साइन कन्वर्जन याद रखना है कि कब पॉजिटिव यूज करोगे और कब निगेटिव यूज करोगे, ठीक है। आगे देखो, ये प्रॉपर्टी, ये बता दूं मैं अभी जो पढ़ाने वाला हूं, अभी जो आप लोगों को जो बताने वाला हूं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। लिखवा लो, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 99.99% आएगा। अभी दूंगा प्रिंट सबको, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट करके टिक कर लेना। एक सेकंड ना, मैं थोड़ा सा ये चेंज कर, ये बंद कर देता हूं इसको। ओहो, बंद नहीं है। चलिए देखिए, इधर देखिए थोड़ा। तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये समझ लो इस चैप्टर में अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी वाला, तो ये, तो पहला तो यही है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और इसमें कौन कौन से जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है वो आते हैं। तो आइए चेक करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। ध्यान से देखेंगे कौन कौन से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। अ प्रॉपर्टी वैल्यू डिपेंड ऑन द क्वांटिटी और द साइज ऑफ द मैटर। ऐसी वैल्यू जो थर्मोडायनामिकली उस क्वांटिटी के साइज पर और उसकी मात्रा पर डिपेंड करती है, वो एक्सटेंसिव है। अगर हिंदी में अगर आप देखो तो ऐसा समझो कि बाह्य गुण, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोगों की अगर बात करें तो आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सटर्नल है? कैसे दिखते हो, बाल कैसे कटाते हो, कपड़े कैसे पहनते हो, ये सब एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है जिसे परिवर्तित किया जा सकता है। आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, आपका कलर कैसा है, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, ये सब आपकी कैसी प्रॉपर्टीज है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज। इसी एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज को हम क्या बोल देते हैं बेटा, बोलो, एक्सटेंसिव। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब आंतरिक गुण, ऐसा गुण जो अंदर है आपके। आप कैसे हो, जानवरों को देख के कैसा महसूस होता है आपको? जंगली जानवरों को देख के नहीं, नॉर्मल जानवरों को देख के, पेट्स को देख के। कुत्ते को देख के पत्थर मारने का मन करता है, मछली देख के खाने का मन करता है ना? आ रहा है समझ में? बंदर दिखा नहीं कि पत्थर मार दूं, ऐसा मतलब कैसा आप अंदर से कैसे हो, दूसरों के प्रति आपका भाव कैसा है, आ रहा है समझ में? सभी को देख के कैसा आपको बगल वाले को देख के आपको कैसा महसूस हो रहा है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है ये? इंटरनल। तो एक्सटेंसिव और दूसरा इंटेंसिव यहीं से आया है, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रॉपर्टी से आया है। अब देखो, इस कमरे में बहुत सारी चीजें हैं। मान लो जाए ये कमरा है, इस कमरे में कितनी सारी चीजें हैं। सोचिए, ये कमरा में सबसे पहले इसका आकार है, इसका एक साइज है,
अगर इस कमरे को मैं आधा कर दूं तो क्या क्या चीजें आधी हो जाएगी, ये सब इसके एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज है। जैसे बेंचेस आधे हो गए, स्टूडेंट्स आधे हो गई, वॉल्यूम आधा हो गया, मास आधा हो गया, एरिया आधा हो गया, हुआ ना। अब सोचो क्या क्या चीजें आधी नहीं हो सकती, क्या टेम्परेचर आधा हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। होगा क्या? क्या क्या सोचो, मान लो जब लोहे का एक टुकड़ा इतना बड़ा उसको बीच से काट दिया तो क्या उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट आदि हो जाएगी? ये इंटरनल प्रॉपर्टीज है जिसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यही बात लिखी है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी मतलब एक्सटेंसिव, इंटरनल प्रॉपर्टी मतलब इंस्टेंस। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिखवा लीजिए आप। तो देखिए, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, मास, ये कैसे प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव। एनसीईआरटी में इतना लिखा है तो हमें भी इतना ही याद करना है थ्योरी के हिसाब से, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एग्जांपल और टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, और भी हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, नाम सुने हो ना, ये सब। स्पेसिफिक हीट आर आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट को हम सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीपी और सीवी के नाम से जानते हैं हम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा तो सीवी हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो सीपी हो जाएगा। तो इस तरीके से अब यहां पे देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर में क्यू क्या आ गया बेटा? क्यूपी इज इक्वल टू सीपी डेल टी, जिसे हम किस नाम से बुला रहे हैं? डेल एच। और द कांस्टेंट वॉल्यूम है क्या हो जाएगा बेटा? क्यूवी, दैट इज सीवी डेल टी, जिसे हम किस नाम से बुला रहे हैं? डेल यू। और एक और है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या बेटा? आर। देखिए, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर को हम एक नाम से जानते हैं। किस नाम से? यस, मेयर्स फॉर्मूला। एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं लिखा, इसलिए घबराओ मत, घबराओ मत, नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा व्हाट इज कॉल्ड मेयर्स फॉर्मूला ऐसा करके। देखा मैंने, ढूंढा, नहीं लिखा। बट पॉइजन रेशियो लिखा हुआ है, जिसे हम किस नाम से बुलाते हैं? सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा। ठीक है, अभी मिल जाएगा, दे रहा हूं मैं, फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट मतलब लिख लेंगे। कैलोरीमेट्री इज एन एक्सपेरिमेंट टेक्निकल दैट इज डिटरमाइन द एनर्जी चेंज एसोसिएट विद द केमिकल एंड द फिजिकल चेंजेस। ठीक है, जैसे चूने को पानी में डुबाया तो पानी उबलने लगा, कितना कितना चूना मिलाया इससे कितना उबलेगा, ये अपन किससे किससे पता चलते हैं? कैलोरीमेट्री। और इसको नापने के लिए एक इक्विपमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं, या नॉर्मल कैलोरीमीटर के नाम से भी बुला सकते हो आप। कैलोरीमीटर का डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, आप लोग भी पढ़ेंगे उसको। ठीक है, डाला है हमने इसमें भी, इसमें नहीं आगे डाला है। सम ऑफ, अब ये देखो, द एंथैल्पी चेंज अकोमोडेट द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन एंथैल्पी। अब यहां पे बहुत सारे एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखी हुई है, मगर सबसे पहले स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहां लिखा हुआ है। द एंथैल्पी ऑफ द चेंज विल ऑल द participating substance are in their standard state. The standard state of the substance of a specific temperature, it is pure from at pressure, that is 1 bar. अब देखिए definition of different type of enthalpies. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है पहले समझो, थोड़ा सा समझोगे ना लॉजिक से तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि आप बताइए व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, समझ रहे हो? व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, what is enthalpy of dissociation, what is enthalpy of जो है फॉर्मेशन, इस तरीके का। तो अलग अलग नाम है, तो अलग अलग आपको एंथैल्पी याद करनी पड़ेगी। हमने एक छोटा सा पेज दिया था जिसमें शॉर्ट में लिखा हुआ था सारी चीजें, बट यहाँ पूरा प्रॉपर डेफिनेशन लिखा हुआ है। देखिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी चेंज accompanies melting of 1 mole of solid substance in standard state। बात नहीं करें, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा फ्यूजन H नॉट। समझिए, जब तक नॉट है मतलब वो एंथैल्पी है। एंथैल्पी
स्टैंडर्ड एंथैल्पी है। कैसा एंथैल्पी है बोलो? स्टैंडर्ड। दूसरा देखिए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। व्हाट इज वेपराइजेशन? द एंथैल्पी चेंज that accompanies vaporization of 1 mole of liquid at constant temperature under standard pressure 1 bar। आपको प्रॉपर ऐसा परिभाषा लिख के देना पड़ेगा, तब आपको सही नंबर मिलेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और बेटर तरीके से मैं समझा पाऊंगा कि क्या क्वेश्चन कैसे आता है, किस तरीके से आता है। देखिए कभी कभी आजकल ना मैं आपको बताऊं पैटर्न चल रहा है। क्या पैटर्न चल रहा है सर? कि जितने थ्योरी क्वेश्चंस रहते हैं ना, थ्योरी क्वेश्चन जैसे नीट का पेपर हो गया, जेई का पेपर हो गया, उसमें भी थ्योरी डाल दो, है ना। मतलब 4 डेफिनेशन लिख दिया और बोल दिया कि विच डेफिनेशन इज करेक्ट फॉर द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ऐसा। तो उसके लिए भी ध्यान रखो। अच्छा दूसरी चीज क्या चल रही है आजकल? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है। मैं नीट जेई की बात कर रहा हूं। अभी तो कई लोग दिला रहे होंगे सीबीटी। कितने लोग दिला रहे हो सीबीटी? तो बाकी लोग क्यों नहीं दिला रहे हो? फ्री है वो। 11th वाले बच्चे लोगों के लिए फ्री है। 12th में इस चीज का बच्चे चार्ज दे रहे, आप लोगों के लिए फ्री। आप लोग क्यों नहीं दिला रहे हो? और अभी 11th का सिलेबस चल रहा है, एक बार दिलाओ, देखो कैसा पैटर्न है, कैसा पेपर आता है, देखिए एक बार, तब आपको समझ में आएगा। एग्जाम में गए और ये सवाल, ये क्या हो गया, कैसे टिक करना है आपको नहीं पता, कैसे करना है ये नहीं पता, सॉल्व कैसे करना है ये नहीं पता, पॉइंट में आंसर कैसे आता है आप कैसे करोगे, नियरेस्ट इंटीजर दिया, करिए। ये आप लोगों के लिए बनाया गया, वो प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए। ट्राई करिए एक बार कि होता कैसे है पेपर। नंबर आना नहीं आने से क्या मतलब है? वैसे भी मैं नंबर तो डाल नहीं रहा हूं, वो तो आपको पर्सनल आपके पास मेल आता होगा, मैसेज आता होगा, आप मेल में चेक कर लीजिए अपना, उसको कोई नहीं देख रहा है। मैं सिर्फ एब्सेंटीज का लिस्ट डाल रहा हूं आजकल, है ना। तो जेके वो फ्री है, आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए। अगला देखिए क्या है, एंथैल्पी ऑफ, क्या बेटा बोलो? सब्लिमेशन। The enthalpy change when 1 mole of a solid substance sublimate at a constant temperature and under standard pressure, क्या कितना बेटा बोलो? 1 बार। हर चीज 1 बार में हो रही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, the enthalpy change of the formation of 1 mole of compound from its elements in their most stable state of aggregation। याद रखना ये बात, ठीक है। ऐसे ही वर्ड टू वर्ड ऐसे ही लिखेंगे, ये वर्ड मेरे नहीं है, ये वर्ड एनसीईआरटी के है। अब आप बोलोगे नहीं सर मुझे इजी वर्ड, आप इजी वर्ड में लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, मगर ध्यान रखेंगे जो वर्ड दिया है मैं यहां पे वो वर्ड लिखा हूं, ठीक है। एग्रीगेशन मतलब सामूहिक रूप से जुड़ना, एग्रीगेट होना। सेग्रीगेशन, एग्रीगेशन पता होगा, सेग्रीगेट अलग करना, डिसोशिएट करना, एग्रीगेट मिलना, जोड़ना, एक दूसरे के साथ कॉम्पलाइज होना। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट देखो क्या है, एंथैल्पी ऑफ, क्या लिखा हुआ है बोलो? कंबशन। ये हम सब ने पढ़ा है, कंबशन क्या होता है बेटा, पढ़िए। The enthalpy change when 1 mole of substance is completely burnt in the excess of, बोलो, ऑक्सीजन और इन एयर। ये इसके निशानी है। डेल कॉम्ब, कॉम्ब मतलब कॉम्बशन, कॉम्बिनेशन मत बोल देना, है ना, कॉम्बी फ्लेम मत बोल देना, ठीक। हाँ, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, देखिए एंथैल्पी चेंज ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली इनटू एटम इन गैसियस स्टेट। कैसे दिखाते हैं इसको? डेल ए एच, सॉरी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहते हैं। पर लिखना कैसे? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड और पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम इन गैसियस स्टेट। ये बात अगर आपने नहीं लिखी गैसियस स्टेट, गलत हो जाएगा। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, ये पूरा एक साथ है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन सब्सटेंस इन द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसे हम क्या बोल देते हैं? डेल्टा एसओएल, मतलब एसओएल मतलब सॉल्यूशन। एच, सुनो ना, एक्चुअल में होता क्या है ना, जैसे अपन वर्ड में किसी चीज को बनाए, वर्ड जानते हो ना, एमएस ऑफिस वर्ड, और उसके बाद उसको आप जब पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे ना,
तो कुछ चीजें ना मतलब उसमें मार्जिन वगैरह तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इसीलिए ये ऐसा नीचे आ गया, ये बता रहा हूं। अगला देखिए क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन टुगेदर विद द वैल्यू ऑफ इट्स डेल्टा एच आर, क्या लिखा हुआ है, नॉट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। हेज लॉ कई बार आया है एग्जाम में, कई बार मैंने देखा है हेज लॉ को कई बार एग्जाम में आते हुए। ए बात नहीं कर बे, कौन सा लॉ बेटा बोलो, हेज लॉ। अब ये हेज लॉ क्या होता है थोड़ा समझोगे तो आप लोग आराम से बना लोगे। चलिए क्या होता है बेटा हेज लॉ, हेज लॉ की पूरी डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन देखिए क्या है, हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समशन, if a reaction take place in several steps, then its standard reaction enthalpy is the sum of the standard enthalpy of the intermediate reaction into which the overall reaction may be divided at the same temperature। कहने का मतलब यह है कि यदि मुझे जमीन नीचे से ऊपर आना है फर्स्ट फ्लोर में, तो मैं लिफ्ट से आऊं या मैं सीढ़ियों से आऊं, एनर्जी क्या लगेगी, बराबर लगेगी। अब एक बार और पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इफ अ रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप, then its standard reaction enthalpy is the sum of the standard enthalpy of the intermediate reaction in which the overall reaction may be divided at same temperature। चाहे मैं क्या करूं बोलो, सीढ़ियों से आऊं या लिफ्ट से आऊं, एनर्जी कैसी लगेगी बेटा, बराबर। बॉर्न हैबर साइकिल, व्हाट इज बॉर्न हैबर साइकिल, किसी भी आयनिक सब्सटेंस को बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम बॉर्न हैबर साइकिल में कंसीडर करते हैं। डिटरमाइन द लैटिस एंथैल्पी ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स इन दे कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली। यह है बॉर्न हैबर साइकिल, बताया था मैं, ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। बॉर्न हैबर साइकिल क्या नाम है बेटा बोलो। अगला देखिए, द लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन द एंथैल्पी चेंज which occur when 1 mole of an ionic compound dissociates into ions in gaseous state। तो ये देख सकते हो कि एक सॉल्यूशन बनाया, नमक को पानी में डाला तो दो टाइप की एनर्जी निकली, एक लैटिस और दूसरा हाइड्रेशन। लैटिस और हाइड्रेशन दो एनर्जी आ रही है, बात समझ में। A process that a natural tendency of occurrence in a particular direction and is reversible only by the application of some external agencies is known as spontaneous process। What is spontaneous? दुनिया की कोई भी प्रोसेस जो अपने आप कंडक्ट हो रही है उसे हम किस नाम से बुलाते हैं, spontaneous। नाम सुना होगा आप लोग, spontaneous। The process which are forbidden and are made to take place only by supplying energy continuously from outside the system are called नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे ठंड के समय आपने खिड़की खोल दी तो कमरा अपने आप क्या हो गया, गर्म, ये स्पॉन्टेनियस, सॉरी ठंडा हो गया, सॉरी गलती से बोल दिया। गर्मी के समय आपने खिड़की खोली तो आपका कमरा कैसे हो गया, अपने आप गर्म हो गया। ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस। अब अगर मैं चाहता हूं कि नॉन स्पॉन्टेनियस हो तो मैं क्या करूंगा, अंदर की हीट को बाहर निकालूंगा। अंदर की हीट को बाहर कैसे निकालते हैं पता है, एसी चालू करके। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं। ये एसी जो चालू है ना, इसमें दो पार्ट है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के सामने जाके खड़े रहना, नहा के खड़े हो जाना, ड्रायर मारने की जरूरत नहीं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एक्चुअल में एसी का यही काम है कि अंदर में जितनी हीट है उसको क्या करना, बाहर निकालना। तो इंटरनल हीट को बाहर निकाल रहे हैं तो ये कमरा कैसा हो रहा है, ठंडा। ये नॉन स्पॉन्टेनियस। इस बात को समझिए, दुनिया का कोई भी रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है उसको यदि आप नॉन स्पॉन्टेनियस कर रहे हो, इस चक्कर में आप क्या कर रहे हो, एनर्जी खर्च कर रहे हो। बिल आते हैं भाई बिजली का, जिसे पे करना पड़ता है हर महीने। मैं जो बोल रहा हूं समझ पा रहे हो, अरे मत करो सर पे, अरे ऐसी वाली बात नहीं बोल रहा हूं यार, एसी चालू मत कर, मैं ऐसी वाली भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको समझा रहा हूं कि इस कमरे को मैंने ठंडा कैसे किया, अंदर से हीट को क्या करके
बाहर निकाल के, और फिर से गर्म करना है तो खिड़कियां क्या कर दो बेटा, खोल दो। समझ गए आप जो मैं कहना चाह रहा हूं? अब पढ़िए इसको और इसको। A process that a natural tendency of occur in a particular direction and it's reversible only by applying some external agency or agent is known as spontaneous. The process which are forbidden are and are made to take place only by supplying energy continuous from outside the system are called non-spontaneous. तो इस कमरे को यदि ज्यादा देर तक ठंडा रखना है तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए? एसी कंटिन्यूअस चालू। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तभी कमरा क्या हो सकता है दोस्त, ठंडा रह सकता है। हाँ, कहा फॉरबिडन? इस पर्टिकुलर जगह पे फॉरबिडन का क्या मतलब हुआ, ये पूछ रहा हूं। ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि ठीक ही है। मीनिंग तो नहीं बदल रहा है उसके रहने नहीं रहने से, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, वो एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट किया है इसलिए थोड़े वर्ड्स ऐसे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगला देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, एंट्रोपी। बात नहीं करें एंट्रोपी। एंट्रोपी के बारे में हमेशा क्या माना जाता है? व्हाट इज एंट्रोपी? द कैलकुलेशन ऑफ रैंडमनेस। आप यहां बैठे हो बहुत देर तक, 6 घंटे हो गए बैठे बैठे, आपके कमर में दर्द होने लग रहा है, ये क्या है? आपके शरीर की एंट्रोपी क्या हो गई? बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ गया, आपके मसल में पेन चालू हो गया। आप इसी तरीके से बैठे हो, आपके काफ्स में दर्द हो रहा है, आपके कमर में दर्द हो रहा है, आपके पीठ में दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मसल बहुत देर तक क्या है, स्ट्रेन है। तो किसी भी जो भी चेंजेस आप कर रहे हो, अगर वो चेंजेस ज्यादा समय तक है तो उस चीज की एंट्रोपी क्या हो जाती? बहुत ज्यादा बढ़ जाती। व्हाट इज एंट्रोपी? लिखा हुआ है एंट्रोपी। एंट्रोपी इज मेजर ऑफ द रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। इट इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट, खैर स्टेट फंक्शन तो सभी है, किसको छोड़ के? वर्क और हीट को छोड़ के। एंट्रोपी इंक्रीजिंग फ्रॉम सॉलिड टू गैस। याद रखना, ऑब्वियसली आप एक सॉलिड को गर्म कर रहे हो तो अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक दूसरे से टकराने लगेंगे। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे तो हीट क्या, मतलब मॉलिक्यूल क्या होंगे? मूव होंगे। तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी बेटा? रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब होता है आपस में, एसी बंद करूं क्या? हाँ, आपस में टक्कर, आपस में जो है कोलिजन क्या हो जाता है बेटा? वो बढ़ जाता है। और आपस में जब कोलिजन बढ़ेगा तो रैंडमनेस भी बढ़ जाएगा। व्हाट इज रैंडमनेस? रैंडमनेस मींस एक प्रकार का कोलिजन, है ना। आ रहा है समझ में? रैंडमनेस को हिंदी में अगर बोले पढ़े तो इसका हिंदी मतलब होता है अव्यवस्था। भाई सॉलिड में मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ फिक्स है, जैसे ही आपने गर्म किया तो मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं। उस मूव होने की वजह से उसमें रैंडमनेस पैदा हो गया, उस मूवमेंट के कारण। यही है रैंडमनेस। आगे देखिए क्या लिखा है, एंट्रोपी इंक्रीजिंग फ्रॉम सॉलिड टू गैस। एंट्रोपी इज मैक्सिमम फॉर द गैस एंड हैव अ मैक्सिमम डिसऑर्डर। इसी डिसऑर्डर को रैंडमनेस कहा गया। अब यहां पे आता है आपका स्लॉट। जब तक आप रैंडमनेस नहीं पढ़ोगे तब तक आप स्लॉट नहीं पढ़ोगे। स्लॉट क्या है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें क्या बोलता है? रैंडमनेस उससे दी गई हीट और टेम्परेचर डिफरेंस के रेशियो के बराबर होता है। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजिंग ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस चेंज, है ना। आ रहा है समझ में? एंट्रोपी ऑलवेज क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है हर जगह। जैसे एग्जांपल के लिए ब्रह्मांड की बात करें, यूनिवर्स, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है? हमेशा बढ़ रही है कि कम हो रही है? हमेशा। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, याद रखना। सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाई टी। क्यू रिवर्सिबल को डेल एच से रिप्लेस किया तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। डिक्रीजेस इन द एंथैल्पी एंड इंक्रीजेस इन द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंडिपेंडेंट कैन नॉट बी सर्व द सर्टेन
द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनियसिटी। अब ये थोड़ा छोटा हो गया है, कोशिश कर रहा था बड़ा करने का बट नहीं हो पाया। गिब्स फंक्शन और गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं इसको डेल्टा जी। असल में इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, बोलो पढ़े हो ना, क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये इसका रियल फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे इस बात को। द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनियसिटी रिएक्शन, यहां पे देखिए डेल जी है तो 0 से कम है, वो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। 0 से कम मतलब निगेटिव। डेल जी यदि 0 से ज्यादा है तो क्या होगा? पॉजिटिव। और डेल जी यदि 0 है तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो? इक्विलिब्रियम। तो याद रखना, यदि डेल जी निगेटिव है स्पॉन्टेनियस, यदि डेल जी पॉजिटिव है नॉन स्पॉन्टेनियस, और यदि डेल जी 0 आ गया इसका मतलब क्या? इक्विलिब्रियम। द रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में, इसलिए यहां छोड़ दे रहा हूं। In the case of endothermic reaction, enthalpy change is the large and the positive. In such a case, value of the equilibrium constant will be much smaller than 1 and the reaction is unlikely too much product. In the case of exothermic reaction, the enthalpy, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। RSO ने ग्राफ आप लोग को बनवाया था, चार्ट बनवाया था। In the case of the exothermic reaction, enthalpy of the reaction is negative and del G also large and negative. In such case, equilibrium constant K is larger than 1 and reaction goes to the completion. Effect of temperature on spontaneity of reaction, यदि del H negative है, del S positive है, del G क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये वाला है, इस चार्ट को एक बार देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, मन में बसा लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं अभी मैं आप लोग को क्या है और पूछता क्या है। देखिए, पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि केस बेस्ड क्वेश्चन में आपसे, जैसे इंग्लिश में होता है ना, इंग्लिश में क्या होता है, क्या पढ़ते हैं अपन कि केस बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या हो गया अपना? अनसीन पैसेज। ये वैसा नहीं है ना? नॉर्मल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, और मैं आपको बताऊं इसमें इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट का कोई यूज नहीं होगा, याद रखना। जिस टाइप का पेपर आप दिला रहे हो उसमें इस टाइप के स्टेटमेंट का एक शब्द भी कोई यूज नहीं है, समझ जाओ। पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। एंट्रोपी इज मेजर्ड ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। Even system of an acquired system of state of the randomness or disorder. Entropy is measured of unavailability energy. Unavailability energy is equals to entropy into temperature. The ratio of entropy of vaporization and boiling point of substance remains almost constant. अब मैं आपको बताता हूं एक चीज। पूरे क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या लगा कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, सोच समझ के जवाब देना, बस ये काम का है। मेरी बात समझ में आई, क्या बोलना चाह रहा हूं? पूरे क्वेश्चन को पढ़ के मेरे को समझ में आ गया कि ये पेपर ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है? एंट्रोपी। अब आप जो भी बात करोगे वो एंट्रोपी से रिलेटेड आपके दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए। अब आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए समझिए, आपका नॉलेज जो है उसी से ही काम बनेगा। बस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, कौन से टॉपिक से। बस पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इन अ गिवन इक्वेशन डेल्टा एस किसका, डेल्टा एस किसका पॉजिटिव है? पॉजिटिव का मतलब समझते हो? डेल्टा एस पॉजिटिव होने का मतलब पता है आपको क्या है? मैं आपको समझाता हूं। डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब यह है कि आप किसी भी सिस्टम को क्या कर रहे हो? डिसबैलेंस कर रहे हो, मतलब बैलेंस सिस्टम को आप डिसबैलेंस कर रहे हो। ऐसी ही स्थिति में एंट्रोपी पॉजिटिव आती है। जैसे आपने पानी है, पानी नॉर्मल था, आपने उसको गर्म करना चालू किया तो स्टीम बन गया, तो वो पानी था, पानी आपने छेड़छाड़ की, तब ये काम हो रहा है। ऐसे ही स्थिति में बस केवल और केवल क्या होता है बेटा?
एंट्रोपी क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए, समझिए बात को, समझिए और सुनिए ध्यान से। पहले क्वेश्चन में तो इधर देखिए कितने गैस के मॉलिक्यूल है, 2, और इधर कितने गैस के मॉलिक्यूल है, 2, तो क्या हो जाएगा, बराबर है, छोड़ दो। दूसरा क्वेश्चन, एक एक्सेप्शन है, पूरा थर्मोडायनामिक आप पढ़ लो, केवल एक ही एक्सेप्शन दिखेगा, अंडे को गर्म करना। अंडे के अंदर का लिक्विड होता है ना, गर्म करने पे सॉलिड बनता है। अब अपन क्या पढ़े, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, लिक्विड से, ये बात समझनी है आपको। तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये तो सच है कि अगर कोई लिक्विड है उसको अगर आप जमाओगे, बर्फ बना दिया आपने पानी को, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे हाँ है ना, बट सिर्फ और सिर्फ एग में ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात, पढ़िए लिखा हुआ, बॉइलिंग ऑफ एग लीड्स टू द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन which has random coil structure and that time delta S is equals to क्या है बेटा, पॉजिटिव। कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन आए, आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, किससे रिलेटेड, बस वही बताता है केस, और कुछ नहीं। इस वाले इक्वेशन में आपको बताना है डेल्टा एस क्या होगा। एलएचएस में देखो नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2। आरएचएस में कितने हैं, 2। तो जब एलएचएस और आरएचएस बराबर है तो कहीं रैंडमनेस बढ़ा नहीं, कहीं कम हुआ नहीं, बराबर है। तो जब बराबर है, पहले भी बराबर था अब भी बराबर था, तो अंतर कितने का आया, 0, इसीलिए सी ऑप्शन आया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चारों क्वेश्चनों को देखो और बताओ किसका डेल्टा एस जो है वो निगेटिव होगा। अब ये एक प्रोसेस होता है एडजॉर्प्शन, धूल मिट्टी का आपके जूते में चिपकना, आपके कार में धूल मिट्टी का चिपकना, ये सब एडजॉर्प्शन का प्रकार है। किसका प्रकार है, एडजॉर्प्शन। क्या नाम है बोलो, एडजॉर्प्शन। क्या नाम है बोलो, पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा एस इज इक्वल टू निगेटिव। निगेटिव मतलब हवा उड़ रहा है, आपने उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया, बांध दिया। धूल उड़ रहे थे, आपने उसको सरफेस में क्या किया, एड्सॉर्ब करा दिया। क्या करा दिया, लिखा भी है, इन दिस केस एब्जॉर्प्शन एंट्रोपी डिक्रीजेस ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। ठीक है, किसी जमाने में एक चैप्टर हुआ करता था सरफेस केमिस्ट्री, क्लास 11th में, 12th में, अब वो हट गया है ना, बट उससे रिलेटेड ही है ये क्वेश्चन, एड्सॉर्प्शन। क्या है बोलो, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, समझ गए ना ये ऑप्शन क्यों आया, भाई धूल मिट्टी उड़ रहे थे हवे में, आपने उसको सरफेस में जमा दिया। अब जब सरफेस में जम गया तो वो उड़ेगा क्या, भाई ये कमरे में अगर झाड़ू होगा तो कुछ देर के लिए धूल मिट्टी उड़ेगा, गाड़ी अगर रोड के बगल से गई तो कुछ देर के लिए धूल उड़ता है, उसके बाद धूल कहां जाता है, आधी उस गाड़ी में चिपक जाती है, थोड़े बहुत वापस नीचे आ जाते हैं। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं, एड्सॉर्प्शन। क्या नाम है इसका, एड्सॉर्प्शन। द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हिच हेल्प टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट एंट्रोपी, ये बताइए, अभी पढ़ाया है, सेकंड लॉ, एक सेकंड, एब्सोल्यूट एंट्रोपी है। एब्सोल्यूट एंट्रोपी मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन। 0 केल्विन के बारे में थर्ड लॉ बताता है। क्या बताता है कि एक ऐसी अवस्था कि 0 केल्विन पर दुनिया में कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, चाहे आप हाइड्रोजन गैस पकड़ो, इसको 0 एंट्रोपी, 0 केल्विन पर ले आओ, मतलब कौन सा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसका एंट्रोपी क्या हो जाएगा, 0। एंट्रोपी क्या हो जाएगा, यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, Nernst invent third law of thermodynamics which help to determine the absolute entropy of the various substance। अब इस स्टेटमेंट को पढ़िए, देखिए आपको क्या महसूस होता है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, जरा बताओ। हाँ, देख के बता, अब ये पहले लाइन नहीं देख लेना, थोड़ा पढ़ना है। अब आप बताओ, ये जितना क्वेश्चन आपने बनाया, क्या आप इस स्टेटमेंट से बना सकते हो? ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है बेटा। अपन क्या सोचते हैं, केस बेस्ड मतलब
जो केस लिखा हुआ है उसी से रिलेटेड है, उसी में ढूंढ के लिख दो, ऐसा नहीं होता। आ रहा है समझ में? आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा था, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी आइदर बी अलॉट द एक्सचेंज ऑफ द हीट विद सराउंडिंग or by doing work on the system if the reaction is carried out at the constant volume pressure, work done is zero. We know that qp is equals to qb plus delta ng rt. internal energy is extensive property and a state function. चलिए अब शुरू करते हैं। असर्शन रीजन के बारे में पिछली क्लास में कुछ बातें बताई थी क्या मैंने? एक बार फिर बता देता हूं। यदि पहला स्टेटमेंट गलत है तो डी ऑप्शन, आगे पढ़ना ही नहीं है। यदि स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, सेकंड जिसको अपन रीजनिंग बोलते हैं, वो गलत है तो सी ऑप्शन, पढ़ना ही नहीं, सोचना ही नहीं है। यदि दोनों सही है तो ए या बी में से कोई होगा, ए या बी में से कोई होगा। अब आपको नॉलेज की जरूरत है। पढ़िए पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या ये सही बात है? हाँ सही बात है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करता है और ये सही बात है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट आ गया ना वर्ड, एक्सटेंसिव, ए ऑप्शन। क्या बोल रहा है? ए कब टिक करना है आपको, ए वर्ड कब टिक करना है, मैं फिर बता रहा हूं। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो देखो इधर ध्यान से, एक बार फिर से सुन लो भाई। अपने पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। मेरी बात सुनो। और कितने स्टेटमेंट है? 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर और स्टेट नंबर 2। यदि ये सही है, यदि ये इधर, अबे ध्यान दे बे, यदि ये गलत है तो तुरंत कौन सा ऑप्शन टिक करो? डी। यदि ये सही है और ये वाला गलत है, तुरंत कौन सा ऑप्शन टिक करो? सी। यदि ये दोनों सही है तो ये ए और बी होगा, सी और डी तो होगा ही नहीं। समझ गए जो मैं कह रहा हूं? तो 50-50 पे आप पहुंच गए हो यदि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो और इस स्टेटमेंट को पढ़ो और देखो क्या ये दोनों एक दूसरे से टोटली रिलेटेड हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। सर कैसे कर रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आया। तो मेरे नजरों से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे नजरों से समझो। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सही बात है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है भाई? ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर पे डिपेंड करे। लिखा है देखो नीचे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द क्वांटिटी एंड साइज ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो ये बिल्कुल कैसी बात है? सही बात है। पढ़िए, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सही बात है। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अगला, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम आर स्टेट फंक्शन। गलत है। वर्क कब से स्टेट फंक्शन हो गया? तो कौन सा ऑप्शन? सोचना ही नहीं है, मैं बोला ना। थोड़ा सा असर्शन रीजन एमसीक्यू से ज्यादा इजी होते हैं, इस बात को अपने दिमाग में डालो। असर्शन रीजन ज्यादा इजी है। किससे भाई? एमसीक्यू से। समझ में आ रही दोस्त बात कि नहीं आ रही? हम सोच नहीं पाते बस उस लेवल तक। अगला देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, पढ़िए पहले स्टेटमेंट पढ़िए। द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द वेपर ऑफ 1 मोल इन वाटर 1 atm एंड 373 केल्विन इज 0। ठीक है, तो सही है। क्यों यार, क्यों इंटरनल एनर्जी 0 हो रहा है? अबे क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर आप बताइए 373 केल्विन क्या टेम्परेचर है? आपको पता है कौन सा टेम्परेचर है 373? नहीं, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे दुनिया के सारे लिक्विड क्या है? गैस है। तो ये एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। और याद रखना, जब भी प्रोसेस आइसोथर्मल आएगा, जब भी प्रोसेस क्या आएगा? आइसोथर्मल आएगा, उसके लिए आपको डेल यू 0 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? या लिखा भी है, देखिए क्या लिखा हुआ है। फॉर अ गैसियस आइसोथर्मल प्रोसेस डेल यू इज इक्वल टू क्या? 0। 100% सही है ये बात,
दोनों सही है। गलत हो गया, क्या गलत हो गया? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो एब्सोल्यूट मतलब समझ गए ना, 0 केल्विन पर इंटरनल एनर्जी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अबे रहता ही नहीं है, कहां से रहेगा? कोई इंटरनल एनर्जी नहीं रहती, कोई मूवमेंट नहीं रहता। देखो लिखा भी है, इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ द मेनी टाइप ऑफ एनर्जी दैट डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर। सही बात है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। 0 केल्विन पर जब इंटरनल एनर्जी ही नहीं है तो उसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे? कर पाओगे क्या? नहीं, 0 होता है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। पढ़िए इसको, क्या देख के क्या लग रहा है कि किस बारे में बात कर रहा है? अरे पढ़ो यार, कैसा कर रहे हो? हाँ मतलब सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी सराउंडिंग इज कॉल्ड। समझ गए ना? मतलब केस बेस्ड कैसे करना है, समझ गए ना? ये मत सोचना कि केस बेस्ड में आपको जो केस लिखा है उसी से रिलेटेड आंसर है। वो आपको केवल ये बताने के लिए है कि हम टॉपिक कौन सा दे रहे हैं। और ऐसा ही आता है, दिलाया पेपर एक आध बार स्कूल का, तो उसमें केस बेस्ड आया है, ऐसा ही आता है ना। हाँ, कुछ अलग टाइप का आता है तो बताओ। ये देखो कौन सा ऑप्शन आया। अरे रुको तो यार, सेकंड तो पढ़े ही नहीं। अरे क्या था स्टेटमेंट 2? एक सेकंड, बताना क्या था बे? अच्छा ओके, 4 में से एक बताना था। ये भी केस बेस्ड है बट असर्शन रीजन नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। Which of the following has intensive property? इंटेंसिव मतलब आंतरिक गुण। सभी है। मोलारिटी बदलती है क्या रे? हैं? टेम्परेचर बदलता है या डेंसिटी बदल जाएगी? अरे लोहे को आधा काटो, पूरा रखो, 1 किलो रखो, आधा किलो, 1 पाव रखो, उसकी डेंसिटी क्या रहेगी हमेशा? टेम्परेचर एंड हीट आर, अभी पढ़े हैं। ये क्या हो गया? अरे भाई क्या हो गया? दिख रहा है क्या कहीं? नहीं दिख रहा ना। तो टेम्परेचर और हीट कैसा है जी? कुछ तो बोलो। टेम्परेचर एंड हीट कैसा है? अच्छा ये बताओ, छोड़ो। टेम्परेचर कैसा है? हीट तो देखो मास पे डिपेंड करता है, जो मास पे डिपेंड करता है वो एक्सटेंसिव, और टेम्परेचर खत्म। तो इतनी सी तो बात है, बोलो ना। तो टेम्परेचर इंटेंसिव और हीट एक्सटेंसिव। इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या आएगा? सी। शानदार। समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन आते हैं? अबे हाँ या ना? अब ये देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको ध्यान से देखिए। ज्यादा बैग वैग मत बांधो, 6:15 बजे छुट्टी होगा। चूज द करेक्ट आंसर। अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज द क्वांटिटी used to determine heat change whose value is independent of the path determined pressure work। ठीक है, ये तो कर लोगे। MCQ हटा रहा हूं ना मैं, ये MCQ है क्या? पूरा MCQ है क्या? कहां से है? यहां से, ये यहां से आ जाओ। देखो पढ़िए क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। MCQ हटा दिया ना मैंने, बहुत पढ़ लिया था MCQ, बहुत पढ़ लिया। इन द प्रोसेस, ध्यान से सुनना और समझना, देखना मत, खाली देखते रहता तुमने। इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम। इसका मतलब प्लस में माइनस में। सिस्टम हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है ना, इसलिए क्या होगा? प्लस हो। शानदार। और 393 जूल वर्क डन बाय द सिस्टम, ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। समझ रहे हो ना? तो बस सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो। कौन सा? फ्रॉम फ्लॉट। अब हमारी गलती कहां है? ध्यान से देखो, गलती ये है ना, आप ये वर्ड नहीं लिखते हो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लिखा भी है, स्टूडेंट ऑफन कैलकुलेट विदाउट मेंशनिंग द फॉर्मूला अप्लाइड। आपने फॉर्मूला लिख लिया, आपको जानना जरूरी है कि ये फॉर्मूला कहां से पैदा हुआ, तो लिखना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडायनामिक्स। देन फिर यहीं पे ही साइन लिख लीजिए, और जो Q आप लिख रहे हो उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा कि Q क्या है और आपका W क्या है। देन फॉर्मूला लगा के, आराम से फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन साइन यूजिंग डिफरेंट कंडीशन ऑफ वर्क। ये एक क्वेश्चन है जिसमें एक रिएक्शन दिया गया है, डेफिनेटली डेल्टा यू दिया हुआ है और चेंज इन एंथैल्पी पूछ रहा है। हम सबको पता है, अभी फॉर्मूला शीट भी ले लेना मेरे से, अगर नहीं पता तो। इसमें लगेगा डेल्टा एच, हाँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस। कितने मोल गैस? 2 मोल, और इधर 3/2, मतलब 1/2 बचेगा। अब डायरेक्ट क्या हो गया भाई? 1/2 मोल आया, फॉर्मूला लिखा डेल्टा एच, ये वाला फॉर्मूला है देखो, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। एनजीआरटी की वैल्यू पुट की और हमारे पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए, मैं थोड़ा पानी पीता हूं। चलिए इधर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलोजूल नेसेसरी टू राइज द टेम्परेचर 60 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम 35 टू 55, द मोलर हीट कैपेसिटी। अब देखो, देख के ही पता चल रहा है आपको कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, QCV डेल्टी। कौन सा लगाना है? अब सर ये आपको कैसे पता चला कि कैसे QCV डेल्टी या NCV डेल्टी लगेगा? कारण क्या है NCV डेल्टी रखने का? हाँ, क्योंकि दिया है, मोलर हीट कैपेसिटी दिया है, वेट दिया है और सब्सटेंस भी दिया। तो 60 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, तो 60 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे? 27 क्यों रे? हाँ, अब टेम्परेचर में अंतर करेंगे। ये देखो, याद रखना, पूरे थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर किस में लेंगे? हमेशा केल्विन में। तो ये 35 मत मानो, इसको क्या मानो? 273 प्लस 35। इसको 55 मत मानो, इसको क्या मानो? और फिर दोनों में अंतर निकाल दो, तो अंतर कितना आया? अंतर आया 20। आ रहा है समझ में? 20 आया, 24 आया? 20 ही तो आएगा बे। तो अब देखो 24 क्या चीज दिया है? 24 दिया है हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला क्या होता है? एनसीवी डेल्टी। क्या होता है बोलो बेटा? तो बस लगा दो फॉर्मूला। डेल्टी की वैल्यू 20 है, ये तो जुबानी सॉल्व हो गया, और उसके हमको मिल भी गए भाई 1-2 नंबर जो भी है। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहां, हमसे क्या गलती होती है? स्टूडेंट, डू नॉट रीड क्वेश्चन केयरफुली, डेट क्वेश्चन किसमें पूछ रहा है आपसे? किलोजूल। द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट शुड बी रिमेंबर्ड। याद रखना, कुछ के एटॉमिक मास तो याद रखने पड़ेंगे, जैसे यहां पे नहीं दिया हुआ था, किसका? एल्युमिनियम का। शानदार। अब देखो ध्यान से, यहां पूछ रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज एट द फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर 10 डिग्री सेल्सियस एट -10 डिग्री, मतलब ये जो है -10 डिग्री सेल्सियस। यहां पे 2 CP दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा? 2 CP। अब इस 2 CP से 2 H निकालेंगे। क्या निकालेंगे? H। क्या होता है फॉर्मूला? NCP डेल्टी होता है ना। तो ये देखो, यहां से निकाला CP डेल्टी। सर N नहीं लिया, अरे भाई 1 मोल है ना, तो नहीं लिया। यहां भी नहीं लिया। दोनों से अलग अलग फॉर्मूला निकाला और फिर दोनों को क्या कर दिया बेटा? माइनस कर दिया, और हमारे पास फाइनली आंसर आ गया दोनों को, अकॉर्डिंग टू द हेज लॉ। अच्छा, 3 वैल्यू दी है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन CP और एक और CP।
10 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, ये तो तीनों को लिखा और फाइनल एंथैल्पी आ गया, सिंपल। अब देखिए एक क्वेश्चन बनाया करते थे हम लोग जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हीट्स होते थे। हमने उसको आप लोगों को क्या बताया कि इक्वेशन को लिखिए, शॉर्ट आउट कीजिए कौन सा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 से 3 से जो भी मल्टीप्लाई होगा, और फाइनल उसको लिख दीजिए। मगर स्कूल लेवल पे ऐसा नहीं किया जा सकता। स्कूल लेवल पे आपको प्रॉपर उसकी एंथैल्पी के बारे में लिखना पड़ेगा इस तरीके से, जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इज इतना, कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड अपॉन द। अच्छा चलो ये तो आसान क्वेश्चन है। 35.2 ग्राम ऑफ CO2 है ना, कार्बन एंड O2 गैस। अब सुनो इधर ध्यान से, कितना ग्राम बन रहा है, 35.2 ग्राम। आप बताओ मोलार मास क्या होता है CO2 का, 44, और कितना हीट निकल रहा है बताओ, -393.5। एक मोल में इतना हीट निकल रहा है, एक मोल का मतलब 44 ग्राम में, तो 1 ग्राम में डिवाइड बाय 44 और इतने ग्राम में इनटू इतना। फाइनली ये देखो ये वही किया है, डिवाइड बाय 24 करके सिंपल से निकाल लिया ऐसा। अगला, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। अब यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, समझो बात को, इधर ध्यान से सुनो। इधर हमसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, देखो ये 3 इक्वेशन दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल रहा है। इधर ध्यान दो, फॉर्मेशन क्या क्या लगेगा, C लगेगा, 4 हाइड्रोजन लगेगा, 1 ऑक्सीजन लगेगा। ध्यान से समझना, इन तीनों इक्वेशनों में C कहां है, इसमें है। 4 हाइड्रोजन कहां से मिलेगा, इसको इंटू 2 करके मिलेगा ना, और 1 ऑक्सीजन, तो खैर ऑक्सीजन दोनों में है तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। RHS पे कौन आएगा, CH3OH, तो यहां पे LHS पे, तो इसको उल्टा कर दोगे। अब ये तो हो गया स्ट्रैटेजी, मगर इसको लिखोगे कैसे, तो लिखने का तरीका है ये। कुछ चीजें तो अपने को पड़ी हुई है कि भाई इस तरीके से लिखना है, आपने वहां तो डायरेक्ट इक्वेशन में लिख दिया, मगर यहां आपको इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी लिखना पड़ेगा। एंथैल्पी के फॉर्म में लिखोगे तभी आप उसको कर पाओगे, इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी। मेरी बात रिलेट कर पा रहे हो आप, समझो भाई। मेरे को अच्छे से पता है कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, हाफ O2 चाहिए, ये चाहिए। ये इक्वेशन नंबर कौन सा है, 2 है। ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसको 2 से इंटू करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको उल्टा कर देंगे। ये सब अपने को पता चल गया, मगर यहां पे प्रॉपर आपको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा ये इस तरीके का, डेल एच के फॉर्म में, इक्वेशन नहीं, किस फॉर्म में, डेल एच के फॉर्म में, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है थर्मोडायनामिक्स में रिटर्न वर्क, मगर घबराओ मत, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, 2-3 क्वेश्चन देखोगे तो आपके दिमाग में पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन फिर से वैसा ही है, देखो पहले क्वेश्चन को समझना, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये 3 इक्वेशन दिया है, कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी CaCl दिया है, ठीक। CCl कितना है, 4 है। 4 कैसे हुआ सर, अबे गधा, 1 कार्बन और 4 Cl मतलब 4 बॉन्ड हो गया ना। जो भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगा उसको 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है आपको पता है, 1 कार्बन लो, 2 क्लोरीन लो और CCl4 बना दो। 1 कार्बन, इन तीनों में कार्बन कहां है, ये दिख रहा है ना, ये देख, ये कार्बन दिख रहा है, मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे हो। अब यहां पे वेपराइजेशन है और ये क्या है, F है। F मतलब फ्यूजन। सर इसकी क्या जरूरत, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि CCl4 गैस के रूप में, किस रूप में, गैस के फॉर्म में। अब आप स्ट्रैटेजी समझिए, देखिए CCl4 किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में।
इसको आप क्या करोगे, कार्बन और 4Cl में तोड़ोगे, ठीक, चलो सर तोड़ दिए। पूरे रिएक्शन के दौरान मुझे कहां कहां क्या क्या चीजें मिल रही है, ये देखो CCl4 गैस कहां है, यही तो हमें निकालना है ना। कार्बन कहां है, इस वाले इक्वेशन में कार्बन है। Cl2 कहां है, इस वाले इक्वेशन में Cl2 है, ये भी मिल गया। CCl4 भी है, Cl2 भी है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। क्या नहीं है आपके पास, गैस नहीं है। CCl4 गैस दिख रहा है कहीं पे, वही तो निकालना है। तो पहले समझो CCl4 तो सॉलिड होता है, तो सॉलिड को गर्म करोगे तो वो क्या बनेगा, लिक्विड। सॉलिड को गर्म करोगे तो वो लिक्विड बनेगा, उस एंथैल्पी को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे, और गर्म करोगे फ्यूजन हो गया, और गर्म करोगे उसको तब वो किस अवस्था में जाएगा, गैस। उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो देखो ध्यान से, हमें क्या रिक्वायर्ड है, 2 इंटू इक्वेशन, देखो इक्वेशन नंबर 3 रिक्वायर्ड है, क्यों, क्योंकि कार्बन है इसमें। फिर 2 इंटू इक्वेशन नंबर 4 रिक्वायर्ड है, क्योंकि 4Cl चाहिए मेरे को, 4Cl चाहिए ना पगली, ये दे। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर कौन सा भाई, 1 क्यों चाहिए सर, क्योंकि लिक्विड से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, ये भी चाहिए, क्योंकि मेरे को पर्टिकुलर बनाना क्या है, गैस, गैस वाला। बट गैस किस तरफ है बेटा, RHS पे, तो इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, बोलो, उलट देंगे। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अब ये कार्बन गैस और ये लिक्विड है, तो लिक्विड लिक्विड नहीं चाहिए मेरे को, किस अवस्था में चाहिए, गैस। तो इस इक्वेशन को भी क्या कर देंगे बेटा, उलट देंगे। इसको भी उलट देंगे, इसको भी उलट देंगे, तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। इसीलिए देखो माइनस इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 4। अब अपन क्या करते हैं, फाइनली यहां पे इक्वेशन डायरेक्ट लिखते हैं, बट यहां पे डेल्टा H के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, डेल्टा H। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है ना, वो यही है, लिखने में। बना तो आप लोगे, मेरे को पता है अच्छे से कि ये बन जाएगा, मगर लिखने में कंफ्यूज होना गलत है। थोड़ा लॉजिकली सोचना कि क्या क्या यूज हो रहा है, उसके बाद उसके डेल्टा H को लिखते जाना एक एक कर करके, तब बनेगा। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा U इज इक्वल टू 0, व्हाट विल बी द डेल्टा S, ये सब तो आप लोग को आता ही होगा, हटा देते इस क्वेश्चन को। इन दिस रिएक्शन, एक रिएक्शन है, डेल्टा H दिया, डेल्टा S दिया है, आपको पूछ रहा है एट व्हाट टेम्परेचर डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होगा। तो डेल्टा G क्या है, पहले तो ये बताओ डेल्टा G क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी है ना। तो डेल्टा G आया कहां से, कौन से इक्वेशन से आया, उस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। कौन सा वाला इक्वेशन, ये वाला। फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा G हैज बीन नेगेटिव वैल्यू, तो T डेल्टा S इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, डेल्टा H। ऑब्वियसली ना, फॉर्मूले में क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू, बोलो, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। माइनस वैल्यू जितनी बड़ी होगी डेल्टा G उतना ही ज्यादा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो स्टूडेंट ऑफन कंफ्यूज द साइन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। आपको क्या कर रहे हो भाई, क्यों, कितने बजे, कहां है तुम्हारी क्लास, ठीक है चलो देख लो एक बार लास्ट, ये क्या गलतियां होती है समझ जाना। मैं इसको और कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अपन इस बारे में चर्चा करेंगे। मैं ये बोल रहा था कि अभी कब तक जाओगे स्कूल,